प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी अपने ने कंप्लीट कर लिया था, पीओसी वाला थोड़ा सा जो बेसिक रिएक्शन जिस तरीके से बनती हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और मैंने ये बात कही थी कि मैं प्रैक्टिकली देखने के लिए आपको, क्योंकि जो चीजें आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कम से कम वो आपको रियली फील तो हो सकती है, ये बात तो सही है। तो उनमें आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो बेटा आपको एफोर्वेशन के साथ CO2 निकलते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब बेटा वहां पर वो CO2 बन रहा है, तो बनने वाला जो एसिड है वो वीक एसिड होना चाहिए, समझे, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप थोड़ा सा उसको प्रॉपरली कनेक्ट करके चलिएगा। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? तो हम आगे मूव कर रहे हैं बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद हम मूव करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ में। और बेसिक स्ट्रेंथ में मैं फिर से बोलूंगा बेटा, ये भी वैसा ही पार्ट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन चीजें थोड़ा डिफरेंट चलेंगी बेटा, तो हमें ध्यान देना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। हमने क्या बात कही थी, थोड़ा सा मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ में मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ में आता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने क्या बात की कि जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस, जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस बेटा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिड उतना अच्छा हो पाएगा। ये बात हुई है कि नहीं हुई? तो उसी बेसिस पे बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर भी हम उस चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, बस यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन है, तो उन वेरिएशन को, उन डिफरेंशिएशन को, उस अलग अलग पार्ट को जो हम यहां कनेक्ट कर रहे हैं, चलना उसी तरीके से है बेटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पहले उस इंट्रोडक्शन में आ जाता हूं कि हमने जो अरीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस के अकॉर्डिंग जो बात करके उन चीजों को कनेक्ट कर लें। सो अरीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा बेस किसको बोला जाएगा? अरीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहली थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बेस किसको बोलेंगे? जो वाटर में OH आयन दे। इतना तो पता हो यार बेटा, ये तो 9th 10th के टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो जो वाटर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे बेटा, वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। अब मैं बात करूं बेटा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस किसको कहेंगे? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस बेस किसको बोला जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्या होगा? डोनर होगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही डोनेट कर पाएगा और वो बेस होगा। समझे? अब बात ये आती है बेटा कि हमें यहां पर कनेक्ट कैसे करना है, हमें यह चीज देखनी है कि नेगेटिव चार्ज हो ना हो, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमें क्या, किस पॉइंट से जाना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जो इजीली डोनेट कर, अगर सपोज करो दो मेरे पास कंपाउंड है और दोनों में से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, पहले तो ये देखूंगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वही बेस होगा। अरे हाँ कि ना? पहली बात। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट दोनों कर सकते हैं सपोज करो, लेकिन कौन अच्छा बेस होगा, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कैसे डिसाइड करोगे? जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाए, जो इलेक्ट्रॉन, क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा सब लोग? क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस और नो? आई रिपीट कि बेटा हमें यहां पर सबसे पहले बात क्या करनी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है कि नहीं है, पहले तो ये देखना है। और अपने को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो हमारे पास अच्छा बेस बन पाएगा। अब अगर सपोज करो दो कंपाउंड दिए, दोनों के दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है,
तो मुझे डिसाइड करना कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाए। समझे कि नहीं समझे? जो जितना इजीली डोनेट करेगा बेटा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब अगर इतना समझ में आया बेटा तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास अभी तक हम बात कर रहे थे, इससे पहले तक हम बात कर चुके थे जितनी भी बातें, कि भाई हमें एसिड के लिए हमने बात कही थी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल हो वो उतना हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यही बात हुई है ना? या भूल चुके हो? याद है सबको? ठीक है। अब हमारे पास यहां पर हम बात करना चाह रहे हैं बेटा कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस बन पाएगा, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मैं कहूं कि सपोज करो बेटा दोनों के दोनों हमारे पास, मैं देखो इसलिए मैं आपको हर एक केसेस से थोड़ा सा रियलाइज करवा रहा हूं, दोनों के दोनों हमारे पास जो है दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब कॉन्जुगेट बेस जैसा ही है अगर हम समझें तो, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा पहले तो ये कनेक्ट कर लें कि वो इंटरमीडिएट है, सही है कि नहीं है? अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब उसने कुछ H कोई पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया होगा। हो सकता है H पॉजिटिव रिलीज हुआ हो तो कॉन्जुगेट बेस बना होगा। अब मैं कह रहा हूं कि उन कॉन्जुगेट बेस में से मुझे ढूंढना है कौन अच्छा बेस है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं कैसे ढूंढूंगा कि भाई कौन अच्छा बेस है उन दोनों में से? जो कम स्टेबल होगा कि जो ज्यादा स्टेबल बेस होगा? कम स्टेबल होगा। जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी बेटा ऑब्वियस है वो कॉन्जुगेट बेस अच्छा बेसिक नेचर दिखा पाएगा। यस और नो? तो मैं बस इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं बेटा कि कॉन्जुगेट बेस हमारे पास जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना कम स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। समझे? तो अगर मुझे दो कॉन्जुगेट पार्ट दिया और उनमें कंपैरिजन करने के लिए बोल रखा है तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा बेटा? फिर से वही बात पा जाऊंगा कि कौन से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी बेसिस स्ट्रेंथ कम। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? तो ये सभी इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आगे हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको वो चीजों से कनेक्ट करते हुए समझाने की पूरी कोशिश की। अब एक स्टेटमेंट और बता देता हूं बेटा। मैंने आपको बोला था जैसे इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक बेसिस भी जो होंगे बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। ये तो क्लियर हो रहा है एवरीवन? पक्का? गुड। अब हम थोड़ा सा इसमें और मूव करते हैं आगे। अब मैं एक और पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, वो एसिड में भले किया ना किया हो लेकिन वो एसिड बेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, आई रिपीट ध्यान दीजिएगा, वैसे हमने ये इनडायरेक्टली समझा है, पूरा पढ़ा भी उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन बस मैं आप उसको स्टेटमेंट के बेस पर फाइनलाइज लेके आ रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट हो जाए। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड या बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? एसिड के बेस कॉन्जुगेट पार्ट क्या बनेगा? बोलो। एसिड क्या बनेगा? भाई कॉन्जुगेट एसिड था उसका, सॉरी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था या कोई एसिड था, उसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या बना था? बेस। तो अब हमारे पास अगर कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर हमारे पास कोई भी बेस है उसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। समझे? तो मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा, कोई भी एसिड हो बेस हो तो उसका जो कॉन्जुगेट पार्ट बनेगा, अगर ये एसिड है बेस स्ट्रॉन्ग होने हैं तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट वीक होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कॉन्जुगेट पार्ट वीक का मतलब स्टेबल ज्यादा, तभी तो आप स्ट्रॉन्ग बोलोगे ना यार। अरे समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग सब? आई रिपीट कि बेटा अगर कॉन्जुगेट एसिड
स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होना चाहिए? वीक का मतलब ज्यादा स्टेबल। तो हमने यही देखा था वहां पर कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब क्या बेटा? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वीक क्या होगा बेटा हमारे पास? वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जितने भी कॉन्जुगेट पार्ट वीक बनेंगे उतना अच्छा एसिड, उतना अच्छा बेस होगा। बात समझ में आई? मतलब अगर मुझे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है, बेस को स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, मैं उसके कॉन्जुगेट पार्ट को ये देखूं कि वो किस केसेस में वीक बन रहा है। जिस केसेस में वीक बन रहा है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझे? और वीक का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? क्या मेरी बात समझ पा रहा हूं? वीक का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? ज्यादा स्टेबल। और मुझे बताओ बेटा, अगर वीक होगा तो स्टेबल ज्यादा कैसे होगा? वीक होगा मतलब रिएक्ट कम करना चाहेगा, और जो रिएक्ट कम करेगा तो उसी की तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बोलो, समझे कि नहीं समझे? और जो बेटा हमारे पास अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा तो वो स्टेबल कम होगा, और रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा? जो रिएक्ट करना चाहेगा। सही है कि नहीं है? तो फिर उस केसेस में क्या करेगा? वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करना चाहेगा, और रिएक्ट करना चाहेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा उस केसेस में हमें मिलने वाले HN या OH क्या हो जाएंगे? कम। इससे हमें क्या ध्यान देना है कि वो जो कॉन्जुगेट पार्ट बन रहा है, चाहे एसिड के लिए चाहे बेस के लिए, वो कॉन्जुगेट पार्ट को हमें क्या करना है बेटा? स्टेबल बना देना है। क्या करना है? और जितना स्टेबल होगा उतना हमारा अच्छा एसिड या बेस बन जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? तो उसी के बेसिस पे मैं बेटा मैं बेसिक स्ट्रेंथ पे चल रहा हूं। अब मैं यहां पर क्या है ना उस पूरे पॉइंट को, डेफिनेशन तीनों कनेक्ट हो गई सबको। अरेनियस डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? पानी में OH दे, ये बोलना जरूरी है। अगर आपने ये बोला कि OHN जो देगा वो हमारा बेस होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OHN तब तक नहीं आएगा जब तक आपका वाटर नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो वाटर में जो OHN दे उसे हम क्या बोलेंगे? बेस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। गॉट इट एवरीवन? अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। गॉट इट एवरीवन? अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा बेटा हमारे पास वो क्या कहलाएगा? लुईस बेस कहलाएगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट मैं अब सीधे सीधे आपके सामने लिखते हुए चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ, अब मैं उस डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH कंसंट्रेशन। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ HN के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ना ये बात को बेटा यार? ठीक है, और ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहां Ka था, यहां Kb हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, B का मतलब बेस। समझे? ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास हम कह सकते इनवर्सली प्रोपोर्शनल PKB। बोलो, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल POH। सही है? अरे सही है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pH देखो आप, अब उल्टा हो गया। आपको भी पता है कि pH जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती है, ये तो सबको पता है। इतना तो समझते हैं ना? आपको पता है कि भाई बेस होना है मतलब pH अगर वो 7 से ऊपर जा रहा है तो आप बेस कह रहे हो, लेकिन 7 से जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा बेटा वैसे बेसिसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बताओ। ये तो 9th-10th में भी पढ़ा है बेटा यार। समझे कि नहीं समझे? ये सिंपल सा क्राइटेरिया जो है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pH आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ। अब क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कॉन्जुगेट
एसिड, जो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड होगा बेटा, उसकी स्टेबिलिटी। एक और पॉइंट लिख देता हूं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब जितनी ज्यादा होगा बेटा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी अगर वो कॉन्जुगेट बेस होगा तो। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिए, क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि दो एनाइन बना के आपके सामने रख दे और बोला कि विच वन इज द मोस्ट बेसिक, नॉट एसिडिक। दो एनाइन बना के रख दे आपके सामने, आपसे बोला कि भाई वहां पर जो एनाइन बन रहे हैं बेटा उसमें से कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा बेटा? कम बेसिक होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अभी बताया आपको, बताया ना बेटा? तो हमें क्या करना है बेटा कि स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी वो देख लेना है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्या याद रहेगा? तो इतने पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो अच्छे से। तो ये हमारे पास एक बेसिक पार्ट और बेसिक चार्ट हमारा बन गया जिससे हम बेटा चीजों को कंप्लीटली रिलेट कर सकते हैं। सही है? समझे? अब बात आती है बेटा कि यहां पर कंप्लीटली इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन थे? जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे बेटा, अब वो रिस्पॉन्सिबल कंडीशन जितने इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो उतना हमारे पास वीक बेस होते हुए चलेगा। सही है? तो कौन कौन से रीजन थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है, बोलो जल्दी से। दूसरा साइज, तीसरा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब उल्टा करते चलो, ठीक है? देखो एग्जाम्पल ध्यान दो बेटा ताकि आपको कनेक्ट हो अच्छे से। वही एग्जाम्पल जो हमने बार बार वहां पर बात करी थी, फिर मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते रहूंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि CH4 NH3 H2O HF, इनके कॉन्जुगेट CH3 नेगेटिव NH2 नेगेटिव, ठीक है, H2O OH नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। सही है? समझे? अब सीधे सीधे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने ऑर्डर क्या बनाया था? ये ज्यादा एसिडिक, ये उसके बाद, फिर ये उसके बाद, ये उसके बाद। बोलो हाँ कि ना? क्यों बनाया था? क्योंकि आपने क्या देखा था कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब ये ज्यादा स्टेबल था, हाँ कि ना? अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये एसिडिक अच्छा है, तो फिर बेसिक अच्छा नहीं होगा। तो अब मैं अगर ये पूछूं बेटा बेसिसिटी का ऑर्डर, तो इनके कॉन्जुगेट बेस बना लिए, इन कॉन्जुगेट बेस पे मैं ऑर्डर पूछूं, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? CH3 माइनस की। ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा? बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। अब मुझे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक दूसरे के इनवर्स आपको दिख रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम अलग तरीके से सोच रहे थे, बेसिक स्ट्रेंथ में अलग तरीके से सोच रहे हैं। और सोचने का मीनिंग बस एक ही है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली डोनेट कर पाए। अब बाहर इजीली डोनेट कर पाएगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के लिए क्या क्या फैक्टर है? पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहना चाहेगा। अरे ये सुनो, ये तो अपन ने पढ़ा है ना यार बेटा। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका मतलब बेटा, अब ये बात सीधी सीधी है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके सामने लिख दिया। समझे कि नहीं समझे? फिर शायद ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है जब ये चीज मेंशन कर दी, क्योंकि ये तो पहले बोल चुका हूं कि स्टेबिलिटी हम कॉन्जुगेट बेस की कम करें। समझे? पक्का? गुड। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अगर आप ये ध्यान दे रहे हो साइज के ऊपर, तो साइज में आपको पता है कि भाई साइज के लिए क्या कंडीशन थी, उससे आप रिलेट कर सकते हो। जितना साइज ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा था क्योंकि स्प्रेड ज्यादा हो रहा था। ये बात हुई थी, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके वहां पर एक बेसिक वे में बन सकते हैं। एनी डाउट? क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? पक्का?
ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। मैं थोड़ा सा और एक आध कॉन्सेप्ट में मूव करना चाहता हूं, चीजों को कनेक्ट करेगा। प्लीज मेक श्योर कि ये बहुत अच्छे से चले, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बेटा, वो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं जहां पर आपको चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट करना आना चाहिए। अब जब ये सब पूरी कहानी चली बेटा, जब ये पूरा सिस्टम चला, तो अब हमें ये पता चला, देखो एक सीधा सीधा ये तो रीजन के बेसिस पे आपको मैंने चीजें एक आध एग्जांपल से समझा दी है। अब मैं थोड़ा सा बेटा पर्टिकुलर पार्ट में आ जाता हूं कि बेसिसिटी हम कहां कहां पर देखेंगे। तो उसके लिए उसके टाइप्स, अगर मैं उस टाइप्स में आता हूं कहां कहां पर हमें बेसिसिटी चेक करनी है, तो बेसिसिटी के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होती है बेटा एमाइंस की। एमाइंस हमने सुना है ना, यस और नो? कितने डिग्री एमाइन होते हैं? तो 1 डिग्री एमाइन, यस और नो? 2 डिग्री एमाइन, क्लियर है सबको? ठीक है। 3 डिग्री एमाइन, ये होते हैं, ठीक है। इनको भी अपन डिस्कशन करेंगे बहुत डेप्थ में, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात बेटा हमारे पास, हम आ जाते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एनिलीन या एरोमेटिक एमाइन। मैं सीधे सीधे लिखता हूं एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, ठीक। अब इस एरोमेटिक एमाइन में जनरली एग्जांपल के बेसिस पे चलूं तो बेसिक एनिलीन जिसे हम बोलते हैं NH2, बेंजीन पे NH2, तो एनिलीन बोला जाता है। केसेस बहुत सारे आएंगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले बेसिक चीजों को समझ लो कि कौन कौन से हमने क्लास यहां पर डिस्कस करने हैं, जिसके बेसिस पे हमें उनकी बेसिसिटी के बारे में हम जान पाए। तीसरा जो हमारे पास है ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 पे आ जाता हूं बेटा। नंबर 3 हमारे पास है एमाइडीन्स, ठीक है, एमाइडीन्स। एमाइडीन्स क्या होते हैं बेटा, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर हूं तो आपको प्रॉपरली वो क्लियर होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। मैं फिर से आपको ये समझा दूं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड NH2, देखो नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के बैठा है और यहां सिंपल NH2 है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एमाइडीन्स बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है बेटा फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है एमाइड्स, ठीक है। अब एमाइड्स तो हमने पढ़ा है ना, बताओ हाँ कि ना? तो एमाइड क्या होते हैं बताओ तो, क्या ग्रुप होता है? CONH2, गुड, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2। बात क्लियर हुई सबको? समझे? तो अब बेटा ध्यान दो, इस 4 केसेस में पहले तो ये हम समझें कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्या रीजन है, वो पहले समझें, फिर उसके बाद आगे की कहानी की बात करेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो पहला पॉइंट बेटा, अगर हम इन 4 केसेस में डिस्कशन करें तो मैंने आपको क्या समझाया है भाई, जिसके पास लॉन पेयर मुझे, या जिसके पास, मैं लॉन पेयर से ज्यादा बेटर है कि इस पॉइंट पे जाऊं, वो सबको कवर अप कर लेगा। जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी वो अच्छा बेसिक नेचर दिखाना चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिले? बोलो, ज्यादा? क्या मेरी बात समझ में आ रही? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी वो केस हमारा ज्यादा बेसिसिटी दिखाएगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? या 2-4 लोगों के दिमाग में सेट हो रही बस? बोलो, समझ पा रहे? भाई साहब, वो भाई साहब कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ, तो वो बंद कर देना। बुक में कौन सी बुक खोल के बैठा है? कुछ को डाउट था? कौन सी बुक है? पहले बुक दिखा मुझे।
हाँ, तो फिजिक्स में डाउट था तो यहाँ केमिस्ट्री से थोड़ा क्लियर होगा बेटा। मैं यही तो बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो फिजिक्स का डाउट थोड़ा सॉल्व होने वाला है। तो ध्यान दे बेटा कि देख क्या चल रहा है, क्या कर यहां पर। तू अपना गेम मत खेलने में लग, ठीक है ना। ओके, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा। अभी मैंने डिस्कशन किया जस्ट पहले कि भाई अगर किसी भी कंपाउंड को मुझे अच्छा बेस बनाना है तो मुझे क्या करना है कि वहां पर पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। सही है कि नहीं है? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के लिए मुझे वहां पर क्या चाहिए बेटा? या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, दो ही कंडीशन होती है भाई। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। अगर कहीं ऑर्बिटल हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल हो वो भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब क्या बेटा इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो। लेकिन मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए या तो स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर हो, और वो लोन पेयर दे भी सकता हो। ऐसा नहीं कि बस लोन पेयर है खत्म, लोन पेयर डोनेट भी कर पाए। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस और नो? सो इन सिंपल वर्ड बेटा अगर इतनी बात समझे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई उस बेसिस पे ही हमें चीजों को रिलेट करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन करो। हमें ही ध्यान देना कि बेटा जहां पर लोन पेयर है या जहां नेगेटिव चार्ज है वो कितना हमारा अनस्टेबल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा से ज्यादा है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि बेटा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो अनस्टेबल वो होगा, तो इजीली डोनेट करना चाहेगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर आपको ज्यादा दिख रही है लेकिन वही अगर मेरा डीलोकेशन में चले गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना। अगर कम होगी तो फिर क्या होगा बेटा? स्टेबल ज्यादा हो गया। स्टेबल ज्यादा हो गया तो फिर क्या हमारे पास डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी कि कम होगी? कम हो जाएगी बेटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा अच्छे से? यस और नो? तो इसलिए अच्छा बेस बनेगा कि बुरा? बुरा बेस बन जाएगा अगर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो। समझे? सो इट डिपेंड ऑन द कि भाई हमारे पास हम कॉन्जुगेट की बात करें या चाहे किसी की भी बात करें, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करने वाला है बेटा कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करिए। किसको चेक करिए? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा उतना इजीली डोनेट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो इजीली हमारे पास इलेक्ट्रॉन आगे दे पाएगा, और जितना इजीली दे पाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो उसी बेसिस पे अपन रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दो बेटा, मैं फोर्थ से ही स्टार्ट करता हूं। ये लोन पेयर तो क्या बेटा डीलोकेशन में है। अगर डीलोकेशन में है तो ये ग्रुप वैसे भी -m कहलाता है, और -m तो विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना कि डोनेटिंग, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वैसे भी डिक्रीज करने वाला है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? यस और नो? तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें कंप्लीटली कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अब बात करता हूं बेटा इस NH2 में, ये भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, लेकिन आपसे पूछो बेटा सेकंड और फोर्थ में खींचने की पावर किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की कि फोर्थ की? बोलो। फोर्थ की होगी, क्योंकि -m ग्रुप है, यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, सिंपल बेंजीन के अंदर डीलोकेशन में जा रहा है। और डीलोकेलाइज होकर अल्टीमेटली जब फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर से नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ ही जाएगा। और यहां पर तो आप देखो बेटा इसके बाद बनने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ कि ना? तो स्टेबल ज्यादा हुआ तो मतलब डोनेट करने की पावर क्या होगा बेटा? कम। यही होगा। अरे समझे मेरी बात को? तो अगर मैं बात करूं बेटा इन दोनों में, तो मुझे इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक दिखना है तो कैसे पता चलेगा? स्टेबिलिटी से देखूंगा या डीलोकेशन से देखूंगा किसका डीलोकेशन ज्यादा हो रहा है। किसका ज्यादा हो रहा है? फोर्थ का, क्योंकि -m है, खींचने की पावर ज्यादा है। यह बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि भाई ये हमारे पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर मिनिमम दिखेंगे। जब मिनिमम दिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो बेटा अच्छा बेस बन पाएगा क्या?
नहीं बन पाएगा। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है, कंपैरिजन ऐसे ही करना है। गॉट इट एवरीवन? अब आ जाते बेटा यहां पर, इसको भी रिलेट कर लेते हैं। एमाइंस में अगर आपको ध्यान दो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चाहे किन्हीं की बात करूं इनमें, मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, केवल एमाइंस की बात कर रहा हूं। एमाइंस में एक ही नाइट्रोजन होता है, अगर मैं बात करूं चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, एक ही नाइट्रोजन होता है, यानी एक ही लॉन पेयर। लेकिन इसमें तो 2 लॉन पेयर है, सही है? अगर एक लॉन पेयर डिलोक्लेशन में चले भी गया तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो उस पे एक लॉन पेयर भी है, एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डोनेटिंग नेचर जो होगा बेटा वो बहुत इजी होगा कि बहुत डिफिकल्टी से होगा? बहुत इजी होगा। अगर डोनेटिंग नेचर बढ़ गया बेटा तो ऑब्वियस है कि अच्छा बेस बनता है कि बुरा बेस बनता है? अच्छा बेस बनता है। तो इसलिए हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला बेस हमारे पास सब में, क्यों? क्योंकि अगर आपको दिमाग लगाना है तो ऐसे भी लगा लो कि यहां 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन पे दोनों पे लॉन पेयर है, और साथ में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइनली नाइट्रोजन पे ही ज्यादा होने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा चाहे ये एमाइन हो, चाहे एरोमेटिक एमाइन हो, चाहे हमारे पास एमाइड्स हो, इन सबसे ज्यादा बेसिक क्या होना चाहिए? एमाइडीन्स, यानी थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। सही है? और मैं बात कह सकता हूं कि बेटा फोर्थ सबसे कम होना चाहिए। देखो मुझे सबसे ज्यादा और सबसे कम मिल गया, समझे? अब सबसे कम क्यों होगा यह भी पता चल गया। सही है? अब इसके बाद हमारे पास ऑब्वियस है कि बेटा जो एमाइन्स हैं वो होंगे, यानी मैं नंबर डाला है तो मैं नंबर ही लिख लूं, तो हमारे पास फर्स्ट होगा, उसके बाद हमारे पास सेकंड। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? अब फर्स्ट क्यों लिखा है समझ पा रहे हो? प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, भाई यहां तो रेजोनेंस पे जा रहा है ना, वो रेजोनेंस पे थोड़ा जाएगा लॉन पेयर, और साथ में उसको प्लस आई मिल रहा है। और प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? और डोनेटिंग है तो वो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। तो ऑब्वियस है कि बेसिसिटी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे पास थर्ड के बाद फर्स्ट लिखा है मैंने। गॉट इट एवरीवन? समझ पाए मेरी बात को अच्छे से? पक्का? ठीक है, अगर इतना समझ में आया बेटा, अब इसमें हम 1 बाय 1 मूव करते हैं। देखो अब इन दोनों में तो आप सीधा सीधा समझ गए बेटा, इनमें तो ज्यादा वेरिएशन बनते भी नहीं, इनमें 2 ही कैटेगरी आपको दिख रही है। हाँ, इसमें वो लॉन्ग चेन बढ़ा दे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन इसी टाइप को ही एमाइडीन्स बोलते हैं। अब देखो एमाइडीन का स्ट्रक्चर फिक्स है, बस यहां ये आर ग्रुप चेंज कर सकता है और तो कुछ चेंज नहीं करेगा। फिर से एमाइड भी फिक्स है तो आर ग्रुप ही चेंज करेगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। हाँ कि ना? तो मुझे बताओ इनमें और कोई केसेस तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल होगा तो क्या पॉसिबल होगा? अगर वो कंपैरिजन करना चाहेगा, आर ग्रुप वेरी करते जाओ, प्लस आई बढ़ा लो कम कर लो, उसी से केस बन सकते हैं। तो वो तो समझ जाओगे सब लोग, यस और नो? यहां पर भी ऐसा ही होगा, प्लस आई बढ़ा लो कम कर लो, उसी से केसेस बन सकते हैं। अरे समझे? अब केसेस में वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां दिखेगा बेटा आपको? प्राइमरी एमाइन और एरोमेटिक एमाइंस में। इसलिए मैं उनको प्रॉपर्ली आपका डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा। कर लिया? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा यहां पर जो रिलेट करना है वो सबसे पहले एमाइंस में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमाइंस को, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा। एमाइंस में बेसिकली ये बात आई बेटा कि एमाइंस के केसेस बनाए। अब केसेस किस तरीके से बने बेटा, मैं 1 बाय 1 उस चीज को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। पहला केस बेटा गैसियस स्टेट। इन गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट में अगर हम बात करें तो, अब गैसियस स्टेट है बेटा, मतलब जो एमाइन है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में मेरे पास प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन मतलब, अरे 1 डिग्री मैं भी सब जानता हूं बेटा, फॉर्मूला पूछ रहा हूं। आर NH2, ठीक है,
प्राइमरी एमाइन, ठीक है। सेकेंडरी एमाइन R2NH। देखो अभी इतना ही नहीं बेटा लोगों को, तो फिर कैसे काम चलेगा। टर्सरी एमाइन N, ठीक है। और R फिक्स है कि एल्काइल ग्रुप होंगे, क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। यानी मैं मेंशन ही कर रहा हूं बेटा R इज द एल्काइल ग्रुप, सब में R एल्काइल ग्रुप की ही बात करेगा, चाहे इस केसेस में चाहे इस केसेस में। तो मुझे ही बताइए बेटा, अगर मैं प्राइमरी एमाइन लिख रहा हूं तो RNH2 और टाइप से होगा, R3 मतलब कुछ इस टाइप से होगा। तो मुझे बताइए बेटा, ये 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। किसमें, किस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, 1 डिग्री की कि 3 डिग्री या 2 डिग्री की? क्यों होगी अगर मैं पूछूं तो रीजन बेटा, क्यों होगी? प्लस आई, और प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सही है। तो प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा ना। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर 3 प्लस आई है, 3 प्लस आई है, और 3 प्लस आई होने की वजह से बेटा हमारे पास क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, सही है। यहां पर कितने प्लस आई है, 2 प्लस आई है बेटा, समझे। यहां पर कितने प्लस आई है बेटा, 1 प्लस आई। अगर आर ग्रुप सेम भी होता है तब भी आप सीधे सीधे इसी से रिलेट करोगे, और जनरली इस केस में आर ग्रुप सेम ही रखते हैं। तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, बोलो, 3 डिग्री एमाइन, देन 2 डिग्री, देन तो 123, या उल्टा करूं तो 321 ऑर्डर अपने याद रख सकते हैं, जिससे अपन सीधा सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। गॉट इट एवरीवन? तो अगर गैसियस स्टेट में अगर आपसे बात की जा रही है बेटा, तो आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो कि प्लस आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। अब प्लस आई कैसे कैसे बढ़ता है यह सबको पता है। या तो कार्बन नंबर बढ़े अगर स्ट्रेट चेन हो तो, और अगर बेटा ब्रांचिंग बढ़ेगी तो प्लस आई बढ़ेगा। तो देख लो बेटा एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करूं, एक आध एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करूं, तो हमारे पास CH3NH2 और C2H5NH2 और C3H7NH2 अगर मैंने ऐसा लिया, तो इनके बेसिसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक 3rd, मतलब ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा, सही है। दूसरा केस बेटा अगर हम इस टाइप से चलें, CH3 CH2 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 NH2, एक ये बनाया बेटा मैंने CH3 CH NH2 CH2 CH3, और तीसरा केस बेटा मैंने ऐसा कुछ बनाया CH3 C2H5, कितने 4 ग्रुप है ना, हाँ 3 ग्रुप है मतलब, ठीक है, ओके 4 कार्बन है ना 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4 4 कार्बन, डन, समझे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया ना, हाँ कि ना, पक्का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हुआ नहीं हुआ, ये सेकेंडरी थोड़ा है, वो प्राइमरी ही है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही। अब इस पर्टिकुलर केसेस में अगर इनमें भी ऑर्डर बनाना है कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं सेकेंडरी भी बना लेता हूं एक, ठीक है। तो यहां पर NH, इधर CH3, C2H5 एंड C2H5, ये बन जाएगा मेरा सेकेंडरी, ठीक है। इतना समझे, मैं नंबरिंग दे देता बेटा, 1 2 3 एंड 4th, ये नंबरिंग मैंने दे दी। अब बताइए बेटा सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एमाइन जो होगा बेटा हमारे पास 3rd है,
उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकेंड के फर्स्ट। कहां प्लस आई ज्यादा है बेटा, यहां की यहां? भाई यहां प्लस आई ज्यादा होगा यार, तुमको लोग मतलब क्या है यार। भाई देखो अभी भी उसी चीज में फंसते रहोगे तो क्या करूंगा बेटा मैं। दोनों साइड से प्लस आई आएगा तो प्लस आई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमारे पास सेकंड पहले आएगा बेटा, उसके बाद फर्स्ट आएगा। देखो बेटा मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंसते जाओगे। अब यहां से दौर फंसने का ही है और कुछ नहीं है, यहां से आगे का दौर कंप्लीटली फंसने का है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। बट यही चीज है कि आपने कितना अच्छे से वो चीजें की हुई है। मैं फिर से यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इतना बोलने के बावजूद भी अगर कोई कह रहा है बेटा नहीं करो तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। फिर तो ऐसा है कि बेटा अपन कहीं कुछ भी कर ले बेटा कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर से यही कह रहा हूं, आपको लगेगा ना कि हम कर लेंगे यार, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो कर लेना बेटा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, फिर आपकी इच्छा, आप कितना अच्छे से करते हो अपने को भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर हुई? ये कनेक्ट हुआ, ऑर्डर कनेक्ट हुआ, ठीक है। अब बेटा मैं यहां पर ये एक बेसिक आइडिया था जहां से मैं आपको गैसेस स्टेट की बात कर रहा था। अब मैं थोड़ा मूव करता हूं बेटा नेक्स्ट मीडियम में, कि अब हम मीडियम चेंज करें। ये कर लिया नोट डाउन? हो गया? ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है इसी में सेकंड पार्ट, एमाइंस में ही सेकंड पार्ट ले रहा हूं बेटा। हाँ, हमारे पास इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम ठीक है, इन एक्वस मीडियम मतलब अब क्या हो गया बेटा, पानी की बात हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, उस एमाइंस को कहां डाल रहा हूं बेटा, पानी में। अब पानी में डालूंगा तो क्या होगा ये ध्यान देना है। अभी तक वैसे मैंने कॉन्जुगेट एसिड किसी का नहीं बनाया था क्योंकि सीधे सीधे कनेक्ट हो जा रहे थे, क्योंकि डायरेक्टली अपने को पता चल रहा था तो अपने को पता चल के हम सीधे सीधे कनेक्ट कर ले रहे थे, इसलिए मैंने कहीं पर भी कॉन्जुगेट एसिड की बात नहीं करी थी। लेकिन अब मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चीजें अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। और देखो बेटा मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि यहां पर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही नहीं है। 3 वैरायटी बनती है, तीनों वैरायटी को अपने को समझना है और उसके बाद जाके हमने ऑर्डर बनाना है कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना कि हाँ भाई इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है, उसके बाद अपन ऑर्डर पे मूव करें। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर बात क्या आ रही है बेटा, मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं कि अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या होता है बेटा इस केसेस में जो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रखा या ये सब केसेस रखे या कोई भी एग्जांपल लिया, उनको उसमें वो अमोनिया भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर मैं इन सब में अमोनिया लिखूं, जैसे इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन सब में भी अमोनिया भी लिखूं, तो अमोनिया कहां पर आना चाहिए बताओ? चलो अमोनिया कहां पर आना चाहिए, सबसे पहले कि सबसे लास्ट? बोलो सबसे पहले कि सबसे लास्ट? अच्छा क्यों ऐसा पूछूं, रीजन क्या होगा? क्या होगा, रीजन क्या होगा? अमोनिया सबसे लास्ट क्यों आना चाहिए? मेरी बातें कनेक्ट कर रही ना बेटा सबको, हाँ कि ना? वो भाई को नहीं कर रहे हो, फिर बाद में बोलेगा हाँ तेरे कोई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बोल क्यों नहीं रहा? नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं काय को बोलूं सर? बोला कर ना भाई, देख पहले भी टोक रखा है बेटा, अभी भी यही कह रहा हूं यार, बोला कर तो पता चलेगा ना यार कितना अच्छे से कनेक्ट हो रही चीजें कि नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा वहां पर? मिनिमम। क्यों मिनिमम हो रही है? क्यों मिनिमम हो रही है? हाँ बोल। क्यों मिनिमम हो रही? बस मिनिमम हो रही से मतलब है, या क्यों हो रही इससे पता नहीं चल रहा। प्लस आर ग्रुप क्या दिखाता है?
कॉन्जुगेशन का पार्ट तो है ही नहीं। कॉन्जुगेशन बन रहा है क्या? कॉन्जुगेशन बन रहा है क्या किसी में? तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो बेटा प्लस एम कैसे रिलेट करेगा? फिर क्या बोलोगे? हाँ, प्लस आई नहीं है। हाइड्रोजन कभी भी प्लस आई या माइनस आई नहीं दिखाता, ये अपनी बात हुई है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर उनकी तो बात ही नहीं करते थे अपन। ये पहले बोला था कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट की बात ही नहीं करनी अपने को। तो हाइड्रोजन, अब अगर देखें अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो प्लस आई ग्रुप तो कोई है नहीं, ना माइनस आई है, तो ऑब्वियस है कि बेटा डोनर नेचर नहीं है, ना विड्रॉइंग नेचर नहीं है, तो एक टाइप से न्यूट्रल की तरह बिहेव करा, ना डोनेटिंग पावर है ना विड्रॉइंग पावर है। लेकिन जितने भी हमने एमाइंस लिखे इन सब में प्लस आई ग्रुप है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो प्लस आई तो ज्यादा दिखाएगा ना बेटा। प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ना। समझ पा रहे ना मेरी बात का? तो इसलिए बेटा हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अमोनिया जो है वो सबसे लास्ट में आएगा गैसियस स्टेट की अगर मैं बात करूं तो। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान देना बेटा यार। पता है देखो चीजें बहुत सिंपल है, पता नहीं आप क्यों इन चीजों को इतना खींचते हो और क्यों इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, चीजें बहुत सिंपली समझते हुए चलोगे, जितना आपको बोल रहा हूं कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर आ जाते हैं बेटा, मैं यहां पर कह रहा था कि भाई इस केसेस पे अपने को कैसे जाना है। इस केसेस पे देखो, अब मैं यहां पर प्रोटॉन ऐड करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने H पॉजिटिव ऐड किया तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा जल्दी बोलो? NH4 पॉजिटिव बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इससे क्या पता चल रहा है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन था उस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं दिया? अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑब्वियस है तभी तो जाके ऐसी सिचुएशन बनी कि NH4 पॉजिटिव बना। तो अमोनिया का बेसिक नेचर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कहना है। अब अगर मैं अमोनिया को कंपेयर करूं किसी दूसरे के साथ तो अपन कह सकते हैं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन अभी अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया बेस है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये तो अपने को पता चल गया, बिकॉज इट डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? अरे समझे ना मेरी बात? अब बात यहां से आगे चलता है बेटा, इस NH4 पॉजिटिव को ध्यान दीजिएगा, इस NH4 पॉजिटिव को अगर मैं, ठीक है चलिए मैं रिएक्शन लिख ही दे रहा हूं एक थोड़ा सा ताकि आपको कनेक्ट कर जाए। अगर मैं इसको पानी में डालता हूं, ये हमारे पास पानी में नहीं था सपोज करो, अब क्योंकि मीडियम एक्वस लिया इसका मतलब पानी में ये एक प्रोसेस चलनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये क्या बनाएगा बेटा? NH4 पॉजिटिव एक्वस बनाएगा। मैं इसलिए हर एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि ऐसा ना लगे कि भाई कोई स्टेप मैं बीच में स्किप कर गया। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग होता है कि N 4 हाइड्रोजन यहां पर लगे हैं, बोलिए जल्दी से, समझे? 4 हाइड्रोजन यहां पर लगे हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में यहां पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कनेक्टेड हो जाएगा ड्यू टू क्या? ड्यू टू, बोलना भी होता है यार बेटा, किसकी वजह से कनेक्टेड होगा? किसकी वजह से होगा? वो हम क्यों बोलेंगे सर? और बोलेंगे तो अंदर अंदर ही बोलेंगे, बाहर तो बोलने का है नहीं। तू जब परेशान मत कर बेटा, हाँ ठीक है ना। अब तुम्हें नहीं पता तो मेरे को मत बोलो फिर, ठीक है ना। हाँ मैं जो कह रहा हूं बेटा मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों होगा ऐसा? किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ कुछ कहना चाहता बेटा? हाँ ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बेटा, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सभी जगहों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना तो वो क्या करेगा बेटा? देखो अब क्या कंडीशन हुई,
जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पहले की बात बताता हूं। जब सपोज वो उस कंडीशन में था, तब क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर को ज्यादा शिफ्ट होंगे। जब उस कंडीशन में होगा, जब मैं जनरल बात करूं, तो नाइट्रोजन की ओर को शिफ्ट होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अगर नाइट्रोजन की ओर को शिफ्ट होंगे, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फिर और ज्यादा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे कि इस हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज मिल ज्यादा रहा है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ? अब क्या हुआ, अब जैसे ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के बिल्कुल नियर बाय पहुंच गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ेगी उसके पास में, तो वो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो अमोनियम आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट स्टेबलाइज एक्स। NH4 पॉजिटिव ठीक है बेटा, वो स्टेबल है, मैं हूं, लेकिन वो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसने प्रोवाइड करी? जैसे उसको मैंने पानी में डाला, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे बेटा, ये जब कंडीशन क्रिएट हुई, ये जब पार्ट बना, तो इस पार्ट से हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर 4 आपको बनते हुए दिख रहे हैं, समझे? अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो ये बात तो क्लियरली सबको समझ में आ गई। तो इसको बोला जाता है बेटा सॉल्वो, ये पूरा पार्ट कहता है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, जो भी आप बोलो बेटा, ठीक है ना? इसको पूरा पॉइंट बोला जाता है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद आगे की जो कहानी है वो इसी से कनेक्टेड है। अब सपोज करिए NH4 में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अब मैं बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज करो 4 से कम हो गए, 4 से तो ज्यादा नहीं बन सकते, इतना पता चल गया। अब सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बने, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बने, हाइड्रोजन बॉन्ड 1 बना, सही है? अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कम हुए, तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। क्या टर्म यूज? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। वाटर होगा तो हाइड्रेशन बोल सकते हो, और वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेशन। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया में डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है कि टर्सरी एमाइन में डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है? अब आप डिसाइड करो, बताओ। कहेंगे वो पता नहीं सर, है ना, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड आता ही नहीं अच्छे से। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से आता, अब ये मत कहना सर अच्छे से आता, अच्छे से आता तो अभी तक आंसर आ जाता, ठीक है ना? अब मैं यहां पर बनाते हुए चल रहा हूं बेटा, देख लो आप। क्योंकि क्या है ना बेटा, आप लोगों को एक ही चीज बोल बोल के मैं तो थक चुका हूं कि बेटा जो पढ़ रहा हो उसको परफेक्ट करो। वो हमें नहीं करना सर, हम बाद में कर लेंगे। पूछ लेना बेटा, अभी आप 12th वालों से जो एग्जाम दे के आए हैं, भाई उनका पेपर कैसा रहा, क्यों रहा, कहां गड़बड़ हुई, तो सब पता कर लेना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हां भाई ऐसा क्या कंडीशन था। क्योंकि इतना बोलने के बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ता बेटा, तो फिर तो अपन कुछ नहीं कह सकते ना। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा था। R2NH प्लस H पॉजिटिव, ये बन जाएगा बेटा आपका NH R पॉजिटिव चार्ज। यहां फिर से वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा,
और अगर हमारे पास हम टर्सरी एमाइन में बेटा R3N प्लस H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास RN R एंड H और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अटैच हो जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रहे थे? फर्स्ट में यानी अमोनियम आयन में, फिर उसके बाद सेकंड में, मतलब सेकंड आपके सामने जो लिखा है वो बोलो ना, प्राइमरी अमाइन में। फर्स्ट अमोनिया में, सेकंड प्राइमरी अमाइन में, थर्ड नंबर पे सेकेंडरी, फोर्थ नंबर पे टर्सरी में। तो मैं कह सकता हूं बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन का ऑर्डर अगर मुझे बनाना है तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा डिग्री कहां पर होगी? डिग्री का मतलब जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो उसमें वहां पर ऑब्वियस है उसकी डिग्री ज्यादा है। डिग्री का मतलब मैं सिंपल ये कह रहा हूं जितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। हम यहां पर कोई कार्बन की डिग्री की बात नहीं कर रहे, डिग्री ऑफ कार्बन एटम नहीं, हम बात कर रहे हैं बेटा वाटर मॉलिक्यूल कितने ज्यादा अटैच हैं उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। तो अब मैं देख रहा हूं बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कहां अटैच है? अमोनिया में, उसके बाद प्राइमरी अमाइन में, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन का ऑर्डर अगर मुझे बनाना है तो क्या होगा? अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? आई रिपीट, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? देखो क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर से आपको बोल दूं, ऐसा मत समझना केवल बेसिसिटी का ऑर्डर सिंपल बना के छोड़ देगा। वो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा उसको समझिए तो चीजें आपको परफेक्टली क्लियर हो ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। तो ऑर्डर क्या बनेगा? अमोनिया, बोलो, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, देन टर्सरी अमाइन। क्लियर है? ठीक है। अब हमें अभी बेसिसिटी का ऑर्डर नहीं डिसाइड किया, हमने किसका ऑर्डर डिसाइड किया? ये हाँ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खिचड़ी बना दें, इसलिए मैं चीजों को बिल्कुल सेपरेट करके आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो ये जो ऑर्डर बताया किसका बताया? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो हमारे पास जो दो केसेस यहां पर चलते हैं वो आपके सामने हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का ऑर्डर आपको पता चल चुका है। अब एक दूसरा ऑर्डर और बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यहां पर जो इफेक्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है पहले तो ये बताओ। अमोनिया से रिलेट करके टर्सरी एमाइन तक जाओगे बेटा, कौन सा इफेक्ट मिल रहा है हमें? एच बॉन्डिंग नॉट अ इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन सा टाइप का मिल रहा है? वो क्या होता है सर? वो तो अपने ने पढ़ा ही नहीं है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे। क्या थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्कस किया था अपन ने? कौन कौन से पढ़े थे? तो यहां कौन सा मिल रहा है? ये बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर बाद में ऑब्वियस है कि यही समझने वाले हैं कि हाँ हमें सब समझ में। अगर ये पूछूं समझ में आया? हाँ सर सब समझ में आया। बोलने की बारी आती तो हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बेटा मैं कोई नए प्लेनेट से कोई क्वेश्चन उठा के लाया हूं। जो आपको बताए उसी में से चीजें पूछ रहा हूं। कितना परफेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला कि कौन सा आपको यहां पर इफेक्ट दिख रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको दिख रहा है। मैंने क्वेश्चन सिंपल इतना सा आपसे पूछा,
तो बताइए क्या दिख रहा है? देखो मैं क्या कह रहा हूं पता, मेरी बातें कितनी पहुंच रही है आप देखो अच्छे से। सॉल्वेंट इफेक्ट कहां पढ़ा था बेटा हमने? मैं पूछना चाहता हूं थोड़ा सा, सॉल्वेंट इफेक्ट अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ के कहां पर पढ़ रखा है? बता। शायद सॉल्वेंट का केस तो पहला ही ये दिख रहा है जो यहां पर आया है, इससे पहले तो सॉल्वेंट की कहीं पे बात ही नहीं कर रखी है। और उसमें भी मैंने डिग्री ऑफ सॉल्वेशन या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की बात करी है, सॉल्वेशन इफेक्ट की तो बातें नहीं कर रखी है। तो भाई साहब कहां से लेके आए? कुछ भी उठा के नहीं बोल देने का बेटा, थोड़ा इस चीज को अपने को ध्यान रखें। जो पढ़ा है वो तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, हम नया नया कुछ और उठा के बोलते रहेंगे। ऑलरेडी यहां पर भी बोल चुका है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई केवल एक दो आंसर आते हैं उससे पता चलने वाला नहीं है। कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है बेटा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करूं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और वो भी केवल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं डिस्कशन किया है। सही है? तो अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, अब मैं अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का अगर ऑर्डर बनाऊं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक, देखो अब मैंने एक ऑर्डर बना लिया किसका? डिग्री ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का, उसका ऑर्डर आपको बता चुका हूं बेटा, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा दूसरा जो ऑर्डर हम यहां बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर ऑर्डर बना रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर अगर हमें बनाना है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां दिखेगा? अब देखो वो भी बोलने में कितना टाइम लग रहा है, कहां मिलेगा? वो भाई साहब बताएंगे। हाँ, कहां मिलेगा बेटा सबसे ज्यादा आई इफेक्ट? टर्सरी अमाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका ऑर्डर हमने पहले भी बनाया था। अब मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं बेटा, वो क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछ लेता है। पहले दो तरीके आपको बता दिए कि डिग्री ऑफ सॉल्वेशन का इफेक्ट पूछे तो आपको बता दिया है ऑर्डर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ऑर्डर पूछे तो आपको बता दिया है। तो दो ऑर्डर क्लियर हो चुके हैं। ये कोई बेसिसिटी के ऑर्डर नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ऐसा मत समझना कि हम बेसिसिटी के ऑर्डर में आ चुके हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे ना? ठीक है। अब बेटा मैं यहां पर आता हूं कंप्लीटली, अगर ये दो ऑर्डर समझ में आ गए, अब मैं यहां पर बेसिसिटी के ऑर्डर में आता हूं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट बेसिसिटी है। हाँ, क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आप समझ जाना। अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है तो पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा, दो तरीके से ऑर्डर बनता है। सुनिएगा बहुत अच्छे से बात को। दो ऑर्डर बनते हैं अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ऑब्वियस है वेरी कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे अलग अलग ऑर्डर बन रहे हैं। तो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले बेटा उन्होंने जो डिसाइड किया, तो पहला नंबर लेके आए, वो किसको लेके आए, क्यों लेके आए, मैं थोड़ा सा आपको रीजन समझाना चाह रहा हूं। यहां पर देखा गया बेटा सिमेट्रिकल इफेक्ट, जो पहला जो हमारे पास, जिसको सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि देखो ये सब प्रैक्टिकली प्रूफ है, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। जनरली क्या होता है बेटा, बहुत सारे टीचर तो इसका बिना रीजन बताए आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर रीजन समझा रहा हूं कि क्या रीजन है। तो उससे बोला जाता है बेटा सिमेट्रिकल इफेक्ट। सिमेट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यह ऑब्जर्व किया गया कि जिसमें दोनों इफेक्ट इक्वली मिले वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब मुझे ढूंढ के बताओ बेटा, जिसमें दोनों इफेक्ट यानी सॉल्वेशन इफेक्ट भी, यानी डिग्री ऑफ सॉल्वेशन जो हम बात कर रहे हैं वो, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी, दोनों में इक्वल कहां पर मिल रहे हैं? 2 डिग्री में। तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ में बेटा उसको लिया गया। ये प्रैक्टिकली भी देखा गया, प्रैक्टिकली मतलब केबी की वैल्यू से, कि एक्चुअली 2 डिग्री एमाइन की केबी की वैल्यू ज्यादा थी, तो इसलिए हमारे पास
कि 2 डिग्री एमाइन जो है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा। सही है, इतना समझे सब लोग? और इसके लिए रीजन क्या समझा है मैंने, समझ में आया सबको? यस, सिमेट्रिक इफेक्ट। सिमेट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट में इफेक्ट का मिलना, चाहे वो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? तो उस केसेस में 2 डिग्री एमाइन में वो दोनों चीजें इक्वल अमाउंट में मिली, तो इसलिए हमने बात की वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। गॉट इट एवरीवन? अब बात आती है बेटा, यहां पर ऑर्डर लिख रहा हूं, इसके बाद तो मैं लिख देता हूं ताकि जो चेंज है वो समझा पाऊं। 1 डिग्री एमाइन और इसके बाद बेटा 3 डिग्री एमाइन, और अमोनिया तो हमारे पास हर हमेशा लास्ट रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एक ये ऑर्डर है, और एक ऑर्डर में यहां पर और लिख रहा हूं बेटा 2 डिग्री एमाइन, देन 3 डिग्री एमाइन, then 1 degree amine and then NH3। बस मैं आपको इसका एक रीजन तो मैं खैर बताऊंगा आपको, मैं इसमें आपको यह बता देता हूं बेटा कि किस केसेस में क्या कंडीशन यूज करनी है अपने को, बस वही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो सबसे पहला केस कि अगर मैंने 213 जो लिखा है, मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं बेटा तो आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा, 213 ऐसे याद रखना, तो आपको याद इस तरीके से रहेगा, और ये 231, ठीक है। ये जो कंडीशन है बेटा, ये जनरली उस कंडीशन के लिए पॉसिबल है जब आर हमारे पास, आर ग्रुप हमारे पास मिथाइल हो। आर क्या हो? मिथाइल हो, ये वाली कंडीशन। और ये पॉसिबल है बेटा जब आर ग्रुप मिथाइल के अलावा कोई भी एल्काइल ग्रुप है, अदर देन मिथाइल ग्रुप है, इससे यही लिखा देन मिथाइल ग्रुप, मिथाइल को छोड़ के, मिथाइल ग्रुप को छोड़ के बाकी कोई भी ग्रुप हो, ये सब के लिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, यही मेरा जनरल ऑर्डर बनेगा, जो स्पेशल है वो मिथाइल का ये ऑर्डर है। 213 बोलूं अगर मैं एक्वस मीडियम में आपसे बेटा, तो आप क्या कहोगे? जब आर ग्रुप मिथाइल होगा, ये मिथाइल के लिए बात की जाएगी। लेकिन अगर मैं बेटा 231 बोलूं तो आप क्या कहोगे बेटा? ये तब होगा जब हम जनरल की बात करेंगे, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कोई भी ग्रुप बने, वो सबके लिए यही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैं थोड़ा सा रीजन समझा देता हूं बेटा, आपको ध्यान दीजिएगा। इस केसेस में, ऊपर वाले केसेस में हमारे पास जो 1 डिग्री एमाइन है वो ज्यादा बेसिक क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट हुआ और एज कंपेयर टू प्लस आई। तो यहां रीजन लिखना है तो यह कंडीशन लिखेगा कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट हो गया। अब जब डोमिनेंट हुआ तो उसने प्लस कम कर दिया, तो प्लस आई का इफेक्ट उतना नहीं दिखा, हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट ज्यादा दिखा। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? उसकी स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा होना स्टार्ट हो गई कॉन्जुगेट एसिड की। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो ऑब्वियस है किसकी वजह से ज्यादा हुई? हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो वो डोमिनेंट हुआ, बिल्कुल हुआ। डोमिनेंट होने की वजह से क्या हुआ बेटा? हमने कहा कि प्राइमरी एमाइन की स्टेबिलिटी जो बन रहा है बेटा, प्राइमरी एमाइन वो ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है एज कंपेयर टू 3 डिग्री। इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहां जो हमारे पास आ रहा है बेटा, आने वाला यहां जो प्लस आई है एल्काइल ग्रुप से, जो 3 एल्काइल ग्रुप से वो आने वाला जो प्लस आई है, वो प्लस आई उस बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड, वो 3 डिग्री जो हमारे पास बन रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, यहां पर मैं मिथाइल 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 लगाओ तो वो इतना स्टेबल नहीं कर पा रहा है, जबकि हमारे पास प्राइमरी एमाइन वाला यहां पर जो आर ग्रुप में मिथाइल है, ये इसको बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे देखना क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आर पे मिथाइल हो जाए तो ये वाला कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। अब जो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, हाँ कि ना? अब मुझे बताओ फिर इसके लिए डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हुआ कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट हो गया अपने आप। समझे कि नहीं समझे? तो यहां प्लस आई डोमिनेंट नहीं हुआ, इसी वजह से बेटा अगर ये डोमिनेंट होता तो ये ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या हुआ देखो, आप उल्टा कर दिया, मतलब इन दोनों में चेंज कर दिया।
अब इन दोनों में चेंज किया तो इसका मतलब क्या बेटा, यहां प्लस आई डोमिनेंट हो गया। अब ये बात भी सही है, क्यों डोमिनेंट हुआ, क्योंकि मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है कि इथाइल का, इथाइल का ऑब्वियस है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बेटा तो ऐसे ऐसे प्लस आई बढ़ेगा। तो अब प्लस आई बढ़ने से 3 इथाइल से आने वाला जो प्लस आई था बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम कर गया। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम करेगा तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया, प्लस आई जो है बेटा हमारे पास वो स्टेबिलिटी को बढ़ा गया। मतलब अब मैं उसी पर आना चाह रहा हूं कि यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर अगर मैं इथाइल ग्रुप लगा देता हूं और यहां पर भी इथाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो इससे जो हमारे पास नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो यहां ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। अगर यहां कम स्टेबल होगा तो ऑब्वियस है वो बेस उतना हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड हमारा क्या बेटा, कम स्टेबल है। यस और नो। ऐसे अगर इसकी बात करूं ये ज्यादा स्टेबल है तो बेटा ये डोनेट इजीली करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात आती है बेटा, इसलिए हमारे पास कंप्लीट लॉजिक है कि अगर हम यहां देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट है, इसलिए ये कंडीशन आ गई पहले। यहां देखें तो हमारे पास प्लस आई डोमिनेंट है, इसलिए ये कंडीशन आ गई। तो रीजन मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया, जो डोमिनेंट था उसके बेसिस पे भी। बाकी सबके लिए ऑर्डर फिर यही चलेगा। एनी डाउट? समझे? और प्लीज मेक श्योर ये केवल देखो, अब इसमें 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं। मैंने कहां से स्टार्ट किया, ये मैं फिर से वहीं आ चाहता हूं बेटा। ये स्टार्ट किया था मैंने आपके इन एक्वस मीडियम, और कौन सा क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, एमाइंस। तो ये बात केवल एमाइंस में हो रही है, ऐसा मत कर देना कि सब में इसको रिलेट कर पाओ, गड़बड़ हो जाएगा। ये केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन के लिए ही है। अगर आप एनेलिन में जा रहे हो नहीं फॉलो करना है, कहीं पर भी फॉलो नहीं करना। हां, आप साइक्लिक एमाइन देख रहे हो, वो एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक एमाइन है, और साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है वहां एमाइन, तो वहां फॉलो करोगे। मतलब मैंने सिंपल बोल रखा है, एमाइंस में फॉलो करोगे। देखो मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई है, एमाइंस, एनेलिन यानी एरोमेटिक डेरिवेटिव यानी बेंजीन रिंग का होना मस्ट है, और तीसरा आपको बताया एमाइडीन्स, और चौथा आपको बताया है एमाइड्स। तो चारों कैटेगरी बिल्कुल अलग है। अरे हाँ कि ना? तो मैं चारों कैटेगरी में अगर आपको बोल रहा हूं अलग अलग है, तो चारों के नाम भी अलग है, अगर आपको क्लियर हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि एमाइंस में ही केवल ये फॉलो होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अगर समझ में आए बेटा तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं फिर फटाफट। ठीक है, कर लिया ना नोट डाउन सबने? चलिए क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। पहला क्वेश्चन है, बातें कम हाँ बेटा।
कर लिए, नोट डाउन कर लिए? बातें नहीं, हाँ हाँ हो गया? पहले नोट डाउन कर लिया? अब देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना बेटा, मैं आपको बता देता हूं एक और पॉइंट जो आप शायद नोट भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में गलतियां ना हो, बस मैं तो पॉइंट यही कहता हूं कि बाद में बार बार हमसे गलतियां ना हो, इस चीज के लिए हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी। पॉइंट ये है बेटा कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन से मीडियम में आपको वहां पर बेसिसिटी बतानी है, अगर सिंपल बोला, ठीक है, अभी तक तो मैंने एरोमेटिक की बातें नहीं कर रखी, एरोमेटिक में जाऊंगा तो बातें नहीं करनी अपने को, फिर मीडियम वहां पर क्या दिया है कैसा दिया उससे देखना है, सिंपल जाने अपने को तो, क्योंकि वहां पर तो ऐसा ऑर्डर बात करना नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं। लेकिन ये ध्यान दो बेटा कि अगर अपने को मीडियम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपने को मीडियम मान के चलना है, ऑर्डर उसी के बेसिस पे बनाना है, ठीक है। इफ द मीडियम इज नॉट गिवन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्वस मीडियम, ठीक है। हाँ, अब अगर आपको गैसियस लिखा है तो फिर आपके गैसियस के बेसिस पे सोचोगे। डन? समझे? क्लियर हुआ? तो पहले तो ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा कि मीडियम के लिए कभी कभी जब कंफ्यूजन होता है, इससे मैंने आपको जनरलाइज कर दिया है कंडीशन को, नहीं गिवन है तो एक्वस मीडियम, गिवन है तो फिर जैसा दिया है उसके बेसिस पर आप सोचोगे, ठीक है। तो अब बात आती है बेटा कि अगर हम इसमें मूव करें, अब क्वेश्चन हम जा रहे हैं, जब भी हम बात करें तो उसी के बेसिस पे चलेंगे। तो इन सिंपल अगर हम यहां डिस्कस करें तो ये लॉन पेयर तो दिख रहा है ना सबको, लॉन पेयर ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब बताइए बेटा, फर्स्ट पहला क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट कि सेकंड? फर्स्ट। तो ऑर्डर है बेटा हमारे पास, सेकंड इज मोर बेसिक देन द फर्स्ट वन, बिकॉज इतना ही डिफरेंस है बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, दोनों में लॉन पेयर है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा डिफरेंस देखो ना बेटा कि sp2 कार्बन सॉरी sp2 नाइट्रोजन और sp3 नाइट्रोजन है, तो जिसमें s परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा बेटा, जिसमें s परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? याद करो, मैंने आपको ऑर्डर भी लिखवाए थे, प्लस आई जब करवा रहा था, ये माइनस आई जब करवा रहा था स्पेशली। तो sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम क्या कहते हैं बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, क्या ये इजीली दे देगा? नहीं देगा बेटा, तो जो देगा वो ज्यादा बेसिक होगा। समझेगे मेरी बात? यस और नो? ठीक है, इधर आ जाते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन पूरा जो बना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बताइए क्या होगा ऑर्डर? जल्दी बोलो। फर्स्ट, अरे यहां पर भी ऑर्डर ऐसा ही है यार बेटा, काहे परेशान करने में लगे हो? क्या आपको नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिख रहा? तो यहां sp2 sp3 sp2 sp, तो किसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी? sp3 वाले की बेटा यार, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3। अरे समझे? समझे? रीजन जरूर लिख लेना, मैं फिर
बार बार कि क्वेश्चन बाद में बनेंगे तो फिर ऐसा मत करना कि भाई क्वेश्चन अपने को नहीं हो रहा है। बताइए बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड में कौन सा ज्यादा हमारे पास बेसिक होगा, फर्स्ट और सेकंड? अच्छा, जो भी बता रहे रीजन बताइए। कहां कॉन्जुगेशन दिख रहा बेटा तुझे? इतना लंबा कॉन्जुगेशन दिखेगा? तो सेकंड में यही कह रहा हूं, इतना लंबा कॉन्जुगेशन दिख रहा है तुझे? कैसा आदमी है रे भला मानस। हाँ बताइए, फर्स्ट की सेकंड बोलो। ये ज्यादा बेसिक होगा। देखो ना बेटा यार, ये ऑक्सीजन से हमारे पास, सॉरी, ऑक्सीजन से हमारे पास क्या बन गया बेटा? माइनस आई बन गया ना यार। माइनस आई क्या मतलब? विथड्रॉइंग ग्रुप। ये तो प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, समझे कि नहीं समझे? तो प्लस आई क्या करता है बेटा? बेसिसिटी को बढ़ा रहा है। माइनस आई क्या कर रहा है बेटा? बेसिसिटी को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई विथड्रॉइंग है, अपने को तो डोनेटिंग चाहिए ना यार, हाँ कि ना? तो मैं वो स्टेटमेंट ना लिखूं, इससे अच्छा ये समझो ना कि बेटा अपने को डोनेटिंग विथड्रॉइंग ध्यान रखना है कि कौन डोनेटिंग कौन विथड्रॉइंग है। माइनस आई क्या करेगा? विथड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला है। प्लस आई क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। समझे? समझे? हाँ चलिए यहां जाते बेटा पहले। हाँ इस वाले में बताइए, पहले ये वाला फर्स्ट सेकंड में बताइए जल्दी से। सेकंड इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसका रीजन तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना? इसमें जाने से पहले यहां जाते हैं बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले करेंगे फिर इसको करेंगे बेटा। बताइए फर्स्ट के सेकंड? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अच्छा बेटा रीजन बताना है। हाँ 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 तो अच्छा मैं यहां पर ये पूछूं आप लोगों से बेटा, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बता सकते हो? sp3। बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, संभाल के रखना बेटा आप अपने पास, ठीक है ना? क्योंकि चिल्ला चिल्ला के मैं तो थक चुका हूं बेटा, ठीक है ना? उसके बाद भी अपन यही कहेंगे कि sp3 है तो फिर कहते रहो, है ना? और अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा बतेरी लोगों को, वो यही कहना सर ऐसा क्यों लिखा आपने, sp2 क्यों लिखा? क्या आया समझ में? आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? ये बताएगा पीछे। हाँ तेरे को बोल रहा हूं, तेरे पीछे। यस हाँ क्या बोला बेटा? हाँ हाँ तो फिर कैसे sp2 हुआ अगर मैंने जो लिखा है? NH नहीं बेटा, NH2 है। कितने 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 हमारे पास यहां सिग्मा बॉन्ड है पहले बता? 3 सिग्मा बॉन्ड। और लॉन पेयर कितने हैं? 1। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 के लिए क्या होना चाहिए? sp बोल रहा है और लिखा भी क्या है? sp2। फिर तो ये गलत है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि समझ में आया कि नहीं आया। और कौन कौन बता रहे थे? वो बताएगा भाई, वो तेरे पीछे। हाँ नहीं तेरे पीछे, हाँ हाँ परफेक्ट। वो जो लॉन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी आपको इतना समझा रखा, जब उस भाई ने बोल दिया कि वो कॉन्जुगेशन में गए इलेक्ट्रॉन तो फिर वो क्या हो गया बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन को तो हम कभी भी THO में काउंट करते नहीं है। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हाइब्रिड जो बनेंगे हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड,
इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा sp2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब जब ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट हो गया बेटा, और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन sp2 होने के साथ साथ इसमें लॉन पेयर फ्री है। आई रिपीट, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन लॉन पेयर जहां फ्री होगा बेटा वही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम। तो परसेंटेज एस करेक्टर से तो आप रिलेट ही नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या ऑप्शन बचा आपके पास? जहां पर लॉन पेयर फ्री होगा, जहां पर लॉन पेयर फ्री होगा वही लॉन पेयर इजीली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए बेटा। इसलिए सेकंड इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, आ जाइए बेटा इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब बताइए, क्या होगा? ठीक है, शायद मेरे हिसाब से अब बातें समझ में आ जानी चाहिए। यस और नो? मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपको कनेक्ट हो गया तो नीचे वाला आप कनेक्ट हो जाना चाहिए, समझे? तो चीजें बेटा ध्यान दो। अब आप सोचो, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि आपके रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस ये